ये नहीं हो सकता। कितनी बार मैंने उन्हें मना किया कि इतनी ठंड में खेतों में मत जाया करो, पर वो मेरी बात नहीं माने। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अब मेरी दोनों बेटियां जवान हो गई है, मैं इन दोनों की शादी कहाँ से करूंगी? बहुत पुराने समय की बात है। मोहनपुर गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार धनीराम अपनी हवेली में रहता था। वो अभी जवान था, लेकिन गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी पत्नी ममता गर्भवती थी। एक रात धनीराम अपनी हवेली के बाहर ही गांव वालों के साथ गप्पे मार रहा था। धनीराम बेटा, तुमने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद अपनी सारी जमीन और इस हवेली को बड़े ही प्यार से संभाला है। उनका नाम और भी ज्यादा रोशन किया है। काका, गांव वालों, आप लोग जो मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरे पिताजी की वजह से ही तो दे रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना तो मेरा धर्म है। धनीराम भैया, आपने आधी बात सही कही, लेकिन आधी बात झूठ कही। इसमें मैंने कौन सा झूठ बोल दिया राजू? आपने ये बिल्कुल सही बोला कि आपके पिताजी बहुत नेक इंसान थे। हम सब आपकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन ये सच नहीं है कि हम आपकी इज्जत सिर्फ उनकी वजह से करते हैं। आपने अपनी इज्जत खुद कमाई है। जैसे आपके पिताजी गांव वालों की हमेशा मदद करते थे, सबको प्यार से रखते थे, उससे कहीं ज्यादा आप भी गांव वालों की इज्जत करते हो। हाँ बेटा, राजू ने ये बात बिल्कुल सही कही। इस गांव का सरपंच तो हमें अपने आसपास भटकने भी नहीं देता, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। लेकिन तुम एक जमींदार होने के बावजूद भी देखो, हमारे साथ बराबरी में बैठकर ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम सब लोग एक परिवार हैं। तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अनोखा बनाती है। काका, आप सब लोग मेरा परिवार ही हो। सुख दुख में हम सब गांव वाले ही तो एक दूसरे का साथ देंगे। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी आने वाली औलाद इस गांव के लिए तुमसे भी बड़े काम करेगी। काका ने इतना बोला ही था कि तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। अरे, ये क्या हो गया? अभी तक तो आसमान बिल्कुल साफ था, अचानक बिजली कैसे कड़कने लगी? बिजली कड़कने के साथ ही हवेली के अंदर से धनीराम की पत्नी ममता की चीखने की आवाजें आने लगी। हाँ जी, सुनते हो? आप कहाँ हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी घर के अंदर आइए। अब ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। काका, ये तो ममता की आवाज है। ममता को क्या हो गया इतनी रात में? मैं तो उसे सुला कर आया था। बेटा, जल्दी चलो, बहू का आखिरी महीना चल रहा है, जल्दी चलो। जैसे ही धनीराम गांव वालों के साथ अंदर आया तो देखा ममता पेट पकड़कर दर्द से चीख रही थी। बेटा, हम लोग बाहर ही बैठे हैं, तुम जल्दी से जाकर दाई माँ को बुलाकर लाओ। लगता है समय हो गया है। ठीक है काका, मैं अभी जाता हूँ। ममता, बस मैं अभी आया। धनीराम तुरंत भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। काका और बाकी गांव के आदमी कमरे के बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद धनीराम एक दाई माँ और नवजात बच्चे को अपने गोद में लेकर चला आया। अम्मा, ममता सामने वाले कमरे में है, आप जाकर देख लीजिए। मैं यहीं कमरे के बाहर बैठा हूँ। ठीक है, तुम सब लोग यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर बाद आप सबको खुशखबरी देने खुद बाहर आऊंगी। इतना बोलकर दाई माँ कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इधर काका और बाकी गांव वाले धनीराम की गोद में उस नवजात बच्चे को देखकर हैरान थे। अरे बेटा, तुम दाई माँ को बुलाने गए थे, ये बच्चा किसका उठा लाए हो? काका, ये पता नहीं किसकी बच्ची है, मुझे चौराहे पर मिली। बेचारी रो रही थी, कोई आसपास था नहीं, इसलिए मैं उठा लाया। अरे धनीराम बेटा, हमारे गांव में इस बेचारी मासूम सी बच्ची को कौन छोड़कर चला गया? अरे काका, अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है आजकल। वैसे ये जिसकी भी बच्ची होगी वो खुद ही ले जाएगा, वरना मैं इसे अपनी बेटी की तरह पाल लूंगा। देखा काका, तभी मैंने कहा था कि धनीराम भैया ने अपनी इज्जत खुद कमाई है। एक बार फिर से आपकी इज्जत हमारी नजरों में बढ़ गई धनीराम भैया। अरे बस करो राजू, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगते हो कभी कभी। खैर, थोड़ी देर बाद दाई माँ खुशी खुशी बाहर आई और धनीराम से बोली, मुबारक हो बेटा, आज इस घर में एक साथ दो लक्ष्मी आ गई। ममता बेटी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है। क्या बात है, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। बेटा, मुझे तो लगता है इस बिटिया को भी अब तुम्हें ही पालना पड़ेगा,
बस इतना समझ लो कि आज तुम्हारे घर 2-2 बेटियों ने जन्म लिया है। हाँ धनीराम भैया, अब तो आपको हम सब गांव वालों को भोजन करवाना चाहिए। अरे बिल्कुल राजू, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, काफी रात हो चुकी है, आप लोग घर जाइए। और राजू, तुम गांव के लड़कों के साथ मिलकर पूरे गांव के लिए खाना बनाने की तैयारी करो। कल सुबह मेरे पास आना, जितने पैसों की जरूरत पड़े ले जाना। अरे धनीराम भैया, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, कल पूरा गांव जश्न मनाएगा। चलो काका, हम लोग चलते हैं, भैया को अपनी नई बिटिया से मिलने दो। बेटा, मैं भी चलती हूँ, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। बिटिया पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन मैं हर रोज आती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं अपने घर चली जाऊंगी, बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। तो इस तरह दाई माँ के साथ साथ बाकी गांव वाले भी वहां से चले गए। धनीराम खुशी खुशी ममता के पास पहुंचा। उसकी एक बेटी ममता के साथ लेटी थी और दूसरी बेटी धनीराम की गोद में थी, जिसे देखकर ममता चौंक गई। अरे पतिदेव, ये आपकी गोद में कौन है? और हमें तो ये कोई छोटी सी बच्ची लग रही है। अरे ममता, गांव के चौराहे पर पता नहीं कौन इस बेचारी मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला गया था। मैं इसे ले आया हूँ। जिसकी बच्ची होगी वो खुद ही आएगा लेने, वरना हम दोनों मिलकर इसे भी पालेंगे। आपकी यही आदतें तो मेरा दिल जीत लेती हैं। आज से हमारी एक नहीं बल्कि 2-2 बेटियां हैं। अगले ही दिन पूरे गांव में जश्न की तैयारी होने लगी। धनीराम ने पूरे गांव को खाना खिलाया। तभी काका खाना खाते हुए धनीराम से कहने लगे, क्या बात है धनीराम बेटा, आज तो मजा ही आ गया। राजू, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनवाया है। अरे काका, मेरा तो यही काम ही है, और धनीराम भैया की खुशियों की बात है तो खाना तो स्वादिष्ट बनना ही था। ममता, कितना अच्छा लग रहा है। 2-2 लक्ष्मी हमारे घर में आई और पूरा गांव तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इनके घर में खुशियां आई हों। हाँ जी, इस गांव की यही एकता तो मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरह धीरे धीरे वह दोनों बेटियां बड़ी होने लगी, जो उनकी असली बेटी थी। उसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा, और जो बेटी धनीराम उठाकर लाया था उसका नाम उन लोगों ने गंगा रख दिया। दोनों कब 10 साल की हो चुकी थी और स्कूल भी जाने लगी थी। एक रोज सुबह सुबह दोनों तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकली। लक्ष्मी, जल्दी चलो, वरना स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हाँ, चल रही हूँ गंगा दीदी, बस तैयार हो गई मैं। मम्मी पापा, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। हाँ मेरी बच्चियों, जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, हम दोनों बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और मेरे नंबर तो हर बार लक्ष्मी से ज्यादा ही आते हैं। हाँ पापा, गंगा दीदी मुझसे ज्यादा होशियार हैं। अच्छा, अब जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। तो इस तरह गंगा और लक्ष्मी वहाँ से चली गईं। स्कूल गांव में ही था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनके जाते ही धनीराम ने अपनी पत्नी से कहा, ममता, जैसे जैसे हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, मुझे एक डर हमेशा सताया करता है। जी बताइए, आपको कैसा डर लग रहा है? अगर धोखे से भी गंगा को पता चल गया कि वो हमारी असली बेटी नहीं है तो उसे कितना बुरा लगेगा। खैर, अभी तो दोनों प्यार से रहती हैं। हम उसे कभी बताएंगे ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? अरे हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ गांव वालों को तो पता ही है। कहीं धोखे से उनके मुंह से निकल गया तो? काका और राजू समझदार है, आपने तो उनको मना कर ही दिया है बताने से। कोई इन दोनों की सच्चाई नहीं बताने वाला। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। हाँ, वो लोग बताएंगे तो नहीं, फिर भी ख्याल रखना पड़ेगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गंगा को कभी डांटना मत। उसे ऐसा एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं हैं। आप बेवजह परेशान होते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना बोलकर धनीराम अपने खेतों की ओर बढ़ गया। जब वो खेतों के पास पहुंचा और अपनी हरी भरी लहलहाती फसलें देखी तो उसका मन खुशी से झूम उठा। जब से 2-2 लक्ष्मी मेरे घर आई हैं, तब से हर साल खेती बहुत अच्छी होती है। तभी उसने देखा कोई जंगली जानवर उसके खेतों में घुस रहा था। फिर उसके भगाने पर वो जानवर वहां से भाग गया, लेकिन उसकी फसल थोड़ी सी बर्बाद कर दी। आजकल पता नहीं कहां से जंगली जानवर आ गए हैं, मेरी फसल बर्बाद कर जाते हैं। लगता है रात को यहाँ पहरा देना पड़ेगा। तभी वहां से राजू गुजरा। उसने खेत में खड़े धनीराम को देखा तो तुरंत उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है भैया, आपकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ी सी फसल बर्बाद कर दी है जानवरों ने। मेरे खेतों का भी यही हाल है।
अब तो मैं रात रात भर पहरा देता हूँ अपने खेतों में। राजू, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि रात में यहीं पर रुकने लगूं, पर उसके लिए मुझे यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जंगली जानवर आ गए हैं तो ऐसे खुले में सोना सुरक्षित नहीं रहेगा। मैंने भी खेतों के किनारे अपने लिए झोपड़ी बना ली है, आप भी बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ, तो देर किस बात की राजू, तुम मेरी कुछ मदद करो, मैं भी अभी झोपड़ी बना लेता हूँ। ठीक है धनीराम भैया, चलिए जंगल से चलकर कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं, मेरे पास सारे औजार हैं, आपकी भी झोपड़ी बन जाएगी शाम तक। तो धनीराम ने शाम तक राजू के साथ मिलकर अपने खेत के बाहर लकड़ी की एक मजबूत झोपड़ी बना ली। अब वो रात रात भर वहीं पहरा देने लगा। वैसे झोपड़ी में सोने का भी एक अलग मजा है, बाहर से खुली हवा आती रहती है, खेतों पर भी नजर रखे रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे अब ठंड का मौसम आ चुका था, हल्की हल्की बर्फबारी होती रहती थी। फिर भी धनीराम झोपड़ी में ही रहता था ताकि उसकी फसल बर्बाद न हो। फिर उधर एक रात लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें तो इस हवेली के अंदर भी इतनी ठंड लग रही है। पापा वहाँ खेतों में झोपड़ी में सो रहे हैं, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। अरे, खेतों की रखवाली करनी है तो खेतों के पास तो रुकना ही पड़ेगा, और हमारे पापा मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। गंगा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन लक्ष्मी की बात भी सही है। मैंने उन्हें कितनी बार मना किया है कि ज्यादा देर तक वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं। माँ, मैंने अक्सर देखा है आपको लक्ष्मी की बात ही ज्यादा सही लगती है, मेरी बात आप अक्सर काट देती हो। पहली बार गंगा के मुंह से ऐसी बात सुनकर ममता को थोड़ा अजीब लगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। हाँ गंगा दीदी, माँ हम दोनों से बराबर प्यार करती है। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी काका भागते हुए उनके पास आए और बोले, अरे बहू, धनीराम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, राजू उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया है, तुम लोग जल्दी चलो और चलकर देख लो। काका की बात सुनकर ममता, गंगा और लक्ष्मी तीनों हैरान हो गई। काका अचानक क्या हो गया उनको? अभी कुछ समय पहले तो बिल्कुल ठीक थे। चलो माँ, हम लोग भी अस्पताल चलते हैं पापा को देखने। हम उन्हें बार बार मना करते थे कि इतनी सर्दी में उस झोपड़ी में रात भर अकेले मत रुका करो, लेकिन उन्होंने हमारी बात कभी नहीं मानी। उन्हें अक्सर खांसी आती रहती थी, फिर भी वे हमारी बात टाल देते थे। काका ममता और उसकी दोनों बेटियों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। इलाज करने के बाद डॉक्टर साहब जैसे ही बाहर आए वैसे ही, डॉक्टर साहब, अचानक मेरे पति को क्या हो गया? कुछ समय पहले तो बिल्कुल ठीक थे, प्लीज बताइए ना, उन्हें कुछ गंभीर समस्या तो नहीं है? बहन जी, अचानक कुछ नहीं हुआ, सर्दी उनकी हड्डियों में बस गई है। वायरल फीवर हो रहा है पिछले 1 महीने से। जब हद से ज्यादा बीमारी बढ़ गई और वो बेहोश हो गए, तब बेचारा राजू इन्हें लेकर आया। इलाज चल रहा है, अभी वो बेहोश हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, पापा को कुछ नहीं होगा। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, बहन जी, मुझे माफ कर देना, हम धनीराम जी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही ममता, गंगा और लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू और काका भी वहीं मौजूद थे। तभी ममता रोते हुए बोली, ये नहीं हो सकता, कितनी बार मैंने उन्हें मना किया कि इतनी ठंड में खेतों में मत जाया करो, पर वो मेरी बात नहीं माने। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अब मेरी दोनों बेटियां जवान हो गई है, मैं इन दोनों की शादी कहाँ से करूंगी? बेटी, संभालो अपने आप को, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हमने भी धनीराम बेटे को कितनी बार मना किया, पर वो हमारी बात माने ही नहीं। उन्हें अपने खेतों से बहुत प्यार था। खैर, धनीराम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस दिन के बाद उस हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। ममता ने खाना खाना तक बंद कर दिया। लक्ष्मी किसी तरह खाना बनाकर लाई। माँ, गंगा दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए, आखिर कब तक खाना नहीं खाएंगी आप? बिटिया, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने खाना भी बना दिया? बेटी, अभी तुम खाना मत बनाया करो, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ हैं, चूल्हे पर जल जाएंगे। हाँ माँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? खाना खा लीजिए, मुझे भी भूख लगी है, आपकी वजह से मैं भी नहीं खा पा रही हूँ। गंगा की ये बात सुनकर एक बार फिर से ममता को झटका लगा। तभी ममता अपने मन में सोचने लगी, ये गंगा को कुछ दिनों से हो क्या गया है? शायद किसी ने सच ही कहा है, अपना खून अपना ही होता है, लेकिन मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। तो इस तरह ममता ने आखिरकार खाना खा ही लिया। अब किसी तरह वो तीनों अपनी जिंदगी बिताने लगी।
धीरे धीरे अब दोनों बेटियां 18 साल की हो गईं। ममता की भी उम्र ढल चुकी थी। गंगा लक्ष्मी, अब मेरी भी उम्र हो रही है, जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। माँ, गंगा दीदी मुझसे बड़ी है, तो पहले उनकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ, तू तो जैसे दूध पीती बच्ची है अभी। तू तो चाहती है कि शादी करके मैं इस हवेली से निकल जाऊं और तू अकेले यहाँ राज करे। बेटी, तू अपनी छोटी बहन से हमेशा ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करती है? मेरी बहन एक मीठी छुरी है, बोलती बड़े प्यार से है, लेकिन हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलती है। दीदी, मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी? आपको भी शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मेरा भी अभी शादी करने का मन नहीं है। लेकिन बेटियों, शादी तो करनी ही पड़ेगी। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी मेरे जाने के बाद? माँ, आप कहीं नहीं जाने वाली, और अगर हम दोनों शादी करके चले गए तो आप इतनी बड़ी हवेली में इस उम्र में अकेले कैसे रहोगी? आपको छोड़ के हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये वाली बात मुझे लक्ष्मी की सही लगी। मैं भी इस हवेली से कहीं नहीं जाने वाली। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक